नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल जल्द ही शुरू करने जा रहा है 80 ट्रेनें। यात्रा के दौरान करना होगा इन नियमों का पालन। रेल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से देश भर में 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। इससे पहले भारतीय रेलवे ने मई IRCTC स्पेशल ट्रेनों को पहली बार शुरू किया था। मई में रेलवे ने 30 AC ARICTC स्पेशल ट्रेन सर्विसेज और जून में 200 स्पेशल ट्रेन सर्विसेज को लाया गया था। उस समय से भारतीय रेलवे इन 230 IRCTC स्पेशल ट्रेनों की मांग और इसमें मुसाफिरों की संख्या की देखरेख कर रहा है। कोरोना महामारी के बीच आप घर बैठे सुरक्षित ऑनलाइन रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट पर जाएं या उसका ऐप डाउनलोड करें। IRCTC की वेबसाइट पर जाने के बाद IRCTC अकाउंट बनाने के लिए वेबसाइट के ऊपरी दाएं कोने पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे नाम, पासवर्ड, पसंदीदा भाषा, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि दर्ज करना होगा। इसके बाद सबमिट कर क्लिक कर दें। इससे आपका IRCTC अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आप होम पर लॉग इन बटन पर क्लिक करके आप बुक योर टिकट पेज पर जा सकते हैं। वहां आप कहां से कहां तक की यात्रा करना चाहते हैं, किस दिन यात्रा करना चाहते हैं, इसके बाद आपको उस क्लास में सीट है या नहीं देख सकते हैं। यदि सीट उपलब्ध है तो आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यात्रियों के नाम देने होंगे जिनके लिए टिकट बुक कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल कर और मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालें। इसके बाद बुकिंग पर क्लिक कर दें। फिर आपको भुगतान करना होगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कोई भी चुन सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। आपको अपने फ़ोन नंबर पर एक SMS भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत में लॉन्च हुई कोरोना की एक और दवा 100 मिलीग्राम की छोटी शीशी में होगी उपलब्ध। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़कर अब 2 करोड़ 77 लाख से भी ऊपर हो चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या में 9 लाख के पार चली गई है। इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम तो तेजी से और लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि अलग अलग कंपनियां तरह तरह की दवाइयां जरूर बाजार में उतार रही हैं, जो कोरोना से लड़ने में और संक्रमित मरीजों की जान बचाने में कारगर साबित हो रही हैं। भारत में जानी मानी दवा कंपनियों में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने बुधवार को देश में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को बाजार में जारी किया। यह दवा रेडॉक्स ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं इस दवा के बारे में सब कुछ। भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने रेमडेसिविर का इस्तेमाल देश भर में कोरोना के गंभीर लक्षण वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों पर आपात स्थिति में करने की मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा है कि डॉक्टर रेड्डीज की रेडॉक्स 100 मिलीग्राम की छोटी शीशी में उपलब्ध होगी। जी हाँ, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के ब्रांडेड मार्केट्स भारत और उभरते बाजार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MB रमन्ना ने कहा, हम ऐसे उत्पादों को विकसित करने के प्रयास जारी रखेंगे जिनसे बीमारी को ज़रूरतों का समाधान किया जा सके। रेडॉक्स को बाजार में उतारना भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण दवा पेश करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पैन कार्ड को लेकर रहे सचेत, अगर की एक गलती तो भरना पड़ेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ, भारत में किसी भी भारतीय के लिए पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। पैन कार्ड बैंक में खाता खोलने के साथ ही वित्तीय लेन देन के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए करदाताओं के लिए इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन यूनिक नंबर होता है और 2 लोग या 2 अधिक कंपनियों के पैन एक समान नहीं हो सकते। ऐसे में यदि किसी के पास 2 पैन कार्ड हैं, उस पर इनकम टैक्स एक्ट
1961 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में आपके पास गलती से एक से अधिक पैन कार्ड है तो आप एक पैन कार्ड तुरंत सरेंडर कर दें ताकि आप किसी जुर्माने से बच सकें। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। जिस पैन को आप इस फॉर्म में जारी रखना चाहते हैं उसे मेंशन करें और फॉर्म में आइटम नंबर 11 में बाकी पैन की जानकारी भरें। इसके अलावा उस पैन को कॉपी करें जिसे फॉर्म के साथ कैंसिल करना है। कुछ लोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पैन बनवाते हैं। डीमेट खाते के लिए अलग पैन और आयकर के भुगतान और वापसी के लिए एक अलग पैन। इसके अलावा कई लोग पुराने पैन के खो जाने के बाद नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। इस वजह से उनके पास कई पैन कार्ड हो जाते हैं। अगर डीमेट और इनकम टैक्स के लिए अलग पैन कार्ड तैयार किया जाता है तो पैन को सरेंडर करना होगा। इन दोनों में आप उस पैन को सरेंडर कर सकते हैं जिसका उपयोग आप आयकर के उद्देश्य से करते हैं। दूसरा पैन सरेंडर करें और उन्हें अपने मूल पैन कार्ड की जानकारी भेजें। पैन का प्राथमिक उद्देश्य सभी वित्तीय लेन देन के लिए पहचान लाना है और मौद्रिक लेन देन को ट्रैक कर टैक्स चोरी को रोकना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारतीय चौकी के पास रॉड और धारदार हथियारों से लैस होकर आए थे चीनी सैनिक, खतरनाक थे इरादे। पूर्वी लद्दाख में सोमवार को गलवान घाटी जैसे कहानी को दोहराने की चीन की कोशिशों को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। रेजांगला के उत्तर स्थित मुखपुरी में धारदार हथियारों से लैस करीब 50 चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पर भारतीय सैनिकों ने हवा में फायरिंग कर उन्हें आगाह करने के बाद उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर दिया। इस बारे में चीन ने फिर झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा था कि उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और भारतीय सैनिकों ने उकसावे की कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी तस्वीरें आई हैं जो न केवल चीन के झूठ का पर्दा उठाती हैं बल्कि उनके खतरनाक मंसूबों का इजहार करती हैं। चीन का इन हरकतों को LAC पर तैनात तनाव बढ़ाने और भड़काने वाली कार्रवाई बताते हुए भारत ने हाँ कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की उनकी पोजीशन चौकी से हटाने की नीयत से यह हरकत की। भारतीय सैनिकों की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। चीन के झूठे दावों को खारिज करते हुए भारत ने साफ कहा कि चीनी सेना PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भड़काने वाली हरकतों के बावजूद भारतीय सेना ने बेहद संयम से दृढ़ता दिखाई है। सोमवार को जारी की गई तस्वीरों में दिख रहा है कि सोमवार को करीब 50 चीनी सैनिक हथियारों से लैस होकर रेजांगला के पास उन चोटियों पर आने की कोशिश कर रहे थे जिन पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चीनी सैनिकों के पास धारदार हथियार हैं। वे भारतीय सैनिकों से महज 200 मीटर की दूरी पर हैं। 14-15 जून को गलवान घाटी में जिस तरह उन्होंने भारतीय सैनिकों पर धारदार हथियार से कील लगे डंडों से हमला किया था, वैसे ही कहानी दोहराने के लिए तैयार के साथ आए थे। चीनी सैनिकों भारतीय चोटियों पर कब्जे की फिराक में थे। ये चोटियां रणनीतिक स्तर पर काफ़ी अहम मानी जाती हैं। चीनी सैनिकों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग भी की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। 45 साल बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली चली थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की और कोरोना का कहर, EPFO ने किया ब्याज का आंशिक भुगतान रोकने का फैसला। जी हां, भविष्य निधि कोष का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बुधवार को अपने 6 करोड़ के करीब अंशधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि पर तय 8.5% ब्याज में से उनके खातों में आंशिक भुगतान ही जारी किया जाएगा। शेष भुगतान साल के अंत तक किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% तय दर से फिलहाल 8.15% ब्याज ही EPFO खातों में डाला जाएगा। ये निर्णय EPFO ट्रस्टी बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि शेष 0.35% ब्याज का भुगतान इस साल दिसंबर तक अंशधारकों के EPF खातों में कर दिया जाएगा। EPFO ने इससे पहले एक्सचेंज ट्रेड एंड फंड में किए गए अपने कुछ निवेश को बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। EPF अंशधारकों को 8.5% की दर से ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिए यह निर्णय लिया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण बाजार में भारी उठापटक के चलते ऐसा नहीं हो सका। EPFO का केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड संगठन की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। दिसंबर 2020 में इसकी पुनः बैठक होगी, जिसमें भविष्य निधि अंशधारकों के खातों में 0.35% की दर से ब्याज की बकाया राशि जारी किए जाने पर गौर किया जाएगा।
साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा भरपूर फायदा। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS मांगते हैं, वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण पेश किया। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 की धारा 20 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कहा कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है जब दिव्यांगता की वजह से हो रही कठिनाइयों के आधार पर कर्मचारी BRS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी का अभाव बताया जा रहा है। अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि दिव्यांग कर्मचारियों को संबंधित कानूनों के तहत प्रदत्त संरक्षण की जानकारी नहीं होती है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर शासन ने किया यह बड़ा निर्णय। सेवानिवृत्ति हो चुके अधिकारियों व कर्मचारियों को फिर से विभागों में तैनाती देने या अनुबंध पर रखने पर शासन ने सशर्त रोक लगा दी है। कहीं अगर तैनाती देनी भी है तो संबंधित विभाग को ये लिख कर देना होगा कि विभाग में पद को धारण करने वाला कोई योग्य आदमी नहीं है। पदोन्नति में इस तरह के प्रमाण लेटर को भी परखा जाएगा व इस तरह के अक्षम अधिकारियों की जरूरत सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभागों में पुनर्नियुक्ति के गए अफसर 6 माह से लेकर 1 वर्ष के अंदर अंदर विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिन विभागों में सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से अधिक है वहां किसी भी सूरत में पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने यह भी बोला है कि कार्मिक व सतर्कता विभाग की सहमति के बिना की गई पुनर्नियुक्ति को भी गंभीर से कदाचार माना जाएगा व ऐसे मामलों में पुनः नियुक्ति अफसर का वेतन रोका जाएगा। 2013 में पुनः नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद वजनदार ढांचा होते हुए भी कई विभागों में पुनर्नियुक्ति की परंपरा बन गई है। कार्मिक की समस्या यह है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो संबंधित विभाग मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराकर तैनाती दे रहे हैं। कई मामलों में तो 4 या 5 या इससे भी अधिक कार्मिकों को इस तरह से पुनः नियुक्ति दी जा रही है। मुख्य सचिव के मुताबिक विशेष दक्षता वाले कामों को करने के लिए समय रहते अगर अन्य कर्मियों को तैयार कर लिया जाता है तो पुनः नियुक्ति की नौबत न आती। ऐसे में आदेश दिया गया है कि पुनः नियुक्ति वाले ऑफिसर 6 माह के अंदर अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। मोदी सरकार का इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा भरपूर फायदा। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS मांगते हैं, वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण पेश किया है। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट
2016 की धारा 2020 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियोयों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, महंगाई भत्ता को 21% बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते महंगाई भत्ता अब 4% एक्स्ट्रा मिलेगा और रोका गया महंगाई भत्ता भी सरकार एरियर सहित देगी। महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। जी हां, महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं, जो कि सितंबर की सैलरी के साथ बढ़कर मिलने वाली है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और